Hello friends, welcome to our YouTube channel Reliant Commerce Academy. Today I am here with you to discuss some multiple choice questions of business economics. ये वो questions हैं which have a probable chance of coming in your exams. So without taking much of your time, I'll start with the series. First question is, under which of the following situations economies of scale exists to the potential and persists? Before knowing, आपको ये पता होना चाहिए what do you mean by economies of scale. Economies of scale refers to cost advantages. Means जैसे जैसे हम और प्रोड्यूस करते रहेंगे the per unit cost will fall down. Options देखते हैं इसके. First is when firms is too small and too specialized. Second, when firms' decision to hire inputs do not result in an increase in the input cost. Third, when firm is too large and over-diversified. And fourth is when long-run cost of producing a unit falls as the output increases. So the correct answer will be fourth. क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कोई लेना देना नहीं है फर्म के लेवल से. फर्म छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है. फोकस किस पे है? प्रोडक्शन के लेवल पे. जैसे जैसे आप और प्रोड्यूस करते रहेंगे द पर यूनिट कॉस्ट विल फॉल डाउन. द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ. सेकेंड है देर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ. No exceptions to the law of demand. What is law of demand? Law of demand states that as we increase the price, the quantity will fall down. Means there exists a negative relationship between price and demand. As a result, the demand curve slopes downward. ठीक है, बट वी आर टेकिंग देर आर नो एक्सेप्शंस. मीन्स एक्सेप्शंस नहीं है. लॉ ऑफ डिमांड एक नॉर्मल कर्व है. नॉर्मल कर्व मीन्स डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड किस केस में होता है? किस केस में? गिवन गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स में, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन में, या फिर इग्नोरेंस ऑफ बायर में. हम फोकस कर रहे हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा नॉर्मल है, वो डाउनवर्ड स्लोप करता है. तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. क्योंकि जो गिवन गुड्स है मीन्स जो बहुत पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं, या जो कंस्पिशियस कंजम्पशन जो रिच पीपल स्पेंड करते हैं, लेविश स्पेंडिंग करते हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या अगर हम बायर के इग्नोरेंस के बारे में बात करें तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोप नहीं करता, इट स्लोप्स अपवर्ड. बट हम यहाँ बात कर रहे हैं नो एक्सेप्शंस. मीन्स लॉ ऑफ डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड. तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. नंबर 2, नॉर्मल गुड्स. थर्ड है मैचिंग द आइटम्स. हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के आइटम्स को मैच करना है. देखते हैं एक बार लिस्ट 1 में क्या है. मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट. सेकेंड, मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन. थर्ड है सेटिस्फाइंग बिहेवियर. और फोर्थ है सेल्स मैक्सिमाइजेशन. ये कुछ थ्योरीज हैं, हमने मैच करना है कि ये थ्योरीज कौन से इकोनॉमिस्ट ने दे रखी है. तो मैच करते देखो. फर्स्ट क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट. फर्स्ट थियरी जो थी वो किसने दी थी? रॉबर्ट मैरिस ने. ठीक है, तो इसका मैच होगा ए का सेकंड पॉइंट, ए का सेकंड. अब इस थियरी में क्या बताया गया है? इस थियरी में बताया गया है कि फर्म इज फोकसिंग ऑन द ग्रोथ रेट. ठीक है, फर्म को फोकस करना है अपने ग्रोथ रेट पे, एज वेल एज इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी. सेकेंड है मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन. ये जो थियरी है ये किसने दी थी? विलियमसन हाइपोथेसिस. तो बी का पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा, विलियमसन हाइपोथेसिस. इस थियरी में क्या है कि हमने जो है ये फोकस करना है कि द कंपनी जो मैनेजर्स है दे आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल. थर्ड है सेटिस्फाइंग बिहेवियर थ्योरी. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सियर्ट एंड मार्च. तो इसका क्या आ जाएगा? सी का फोर्थ. इस थियरी में क्या बताया गया है कि कोई भी कंपनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज but the desires, the wants are unlimited. So the managers have to strike a balance between the managers expectations and the workers expectations. Fourth is sales maximization. Obviously जो remaining रह गया वो बॉमवेल है. ये theory किसने दे रखी है? बॉमवेल ने. इस थियरी में क्या बताया गया है कि हमने सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, नॉट ओनली इन यूनिट्स बट इन रुपीज़ और डॉलर्स टर्म. हमने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है थ्रू इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? फर्स्ट आंसर. ठीक है, ए का क्या बनेगा? सेकेंड. बी का थर्ड है. सी का क्या बनेगा? फोर्थ. और डी का क्या बनेगा? फर्स्ट. द करेक्ट आंसर विल बी 1. नेक्स्ट इज
मैच द आइटम्स, अगेन हमें मैच करना है, तो एक बार लिस्ट 1 के आइटम्स को पढ़ लेते हैं. नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ऑफ डिमांड. Second is income effect of price rise greater than its substitution effect. Third is transitivity and consistency of choices. And fourth will be price quantity relationship of demand. अब आप देखो इसमें क्या है, नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ऑफ डिमांड. जब हम बात कर रहे हैं प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी डिमांड कर्व जो है मूव कर रहा है. अब देखो जब भी प्राइस का रोल नहीं है, प्राइस इज नॉट द कॉज, ठीक है, जो डिमांड को मूव कर रहा है, तो आपके पास जो डिमांड कर्व रहेगा दैट विल शिफ्ट द डिमांड कर्व मे बी टू इट्स राइट साइड और मे बी टू इट्स लेफ्ट साइड. तो इसमें क्या रहेगा, ए का थर्ड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है. इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. किस केस में होगा, गिवन गुड्स में. ये वो पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वी आर नॉट गोइंग टू परचेज दीज गुड्स, तो इसका इनकम इफेक्ट क्या है, इट इज ग्रेटर दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. थर्ड की बात करें, ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस. ये किसकी प्रॉपर्टी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ये आपको पता ही है. इस केस में क्या होता है, द यूटिलिटी इज नॉट मेजर्ड इन नंबर्स, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. फोर्थ का रह गया है प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप. प्राइस क्वांटिटी का रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. क्योंकि जब भी प्राइस अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, तो डिमांड कर्व विल रिमेन द सेम बट वी विल मूव अप एंड डाउन ऑन द सेम डिमांड कर्व. अप एंड डाउन मूवमेंट को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा, हमने किया है नॉन प्राइस क्वांटिटी का विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. Next, manufacturing of TV sets, refrigerators and their pricing in India belong to which one of the following market structures? अब देखो जो भी टीवी सेट्स है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं. कंपनीज के अगर नेम की बात करें तो सोनी है, एलजी है, पैनासोनिक है, वीडियोकॉन है, ठीक है, हायर है. तो बहुत सारी हमारे पास कंपनीज हैं. तो जब नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा होती हैं, लार्ज होती हैं, तो वो किस में आता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वेयर देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स. तो वो कौन सी है हमारे पास मार्केट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स. इसमें भी हमें मैचिंग करनी है. लिस्ट 1 को पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस. सेकंड है लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल. थर्ड है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स. और फोर्थ है ऑयल कंपनीज हैविंग देयर ओन प्रोडक्शन फ्लीट ऑफ टैंकर्स. देखो जब भी आप बात करोगे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस का मतलब वी हैव अ सुपीरियर टेक्निक विच विल बेनिफिट यू इन द प्रोडक्शन. तो ए का लिंक कहाँ से करेंगे, फोर्थ, इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन. सेकंड है लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल. आपने बल्क में उसको परचेज कर लिया है, तो आपने बल्क में उसको परचेज कर लिया है तो आपको बेनिफिट किस चीज़ का मिलेगा, मार्केटिंग में. ठीक है. थर्ड है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स. जब आप डिपार्टमेंटेशन क्रिएट कर रहे हो इट विल गिव यू मैनेजरियल इकोनॉमीज. और फोर्थ है ऑयल कंपनीज हैविंग देयर ओन प्रोडक्शन फ्लीट ऑफ टैंकर्स. अपने खुद के टैंकर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो इट विल गिव यू इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. इसका लिंक क्या बनेगा, फर्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस विल बी फर्स्ट, ए का फोर्थ है, ठीक है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड है. सेवेंथ है नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स. हमें पता ही है नॉर्मली डिमांड कर्व की जो शेप होती है वो डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ऑप्शन नंबर 2 डाउनवर्ड. उसके बाद है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं. पॉइंट 1 है देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बायर्स एंड सेलर्स. इज दिस ट्रू, नो इट इज फॉल्स. क्यों, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है मार्केट का जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट फ्रीली. ठीक है. जो भी फर्म्स है दे कैन फ्रीली एंटर द मार्केट एंड दे कैन एग्जिट द मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. There are no restrictions on the movement of factors of production. There is perfect mobility. ठीक है. तो which are the following refers to the perfect competition? First क्या था, restrictions on buyers and sellers, ये नहीं है. Second है there are no restrictions on the movement of goods, ये correct है. थर्ड है there are no restrictions on the factors of production, ये भी correct है. तो इसका सही आंसर क्या बनेगा,
सेकेंड और थर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में, बी में आ रहा है सेकेंड एंड थर्ड। फिर असर्शन रीजनिंग की बात कर रहे हैं। असर्शन में क्या है देखो, द टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आर इक्वल। इन केस ऑफ 2 गुड्स अगर हम बात करेंगे, सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, इन केस ऑफ 1 गुड अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है दैट शुड बी इक्वल टू द प्राइस पेड। इन दैट केस टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो असर्शन तो ये करेक्ट है। उसके बाद रीजन की बात करते हैं। डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीड्स टू रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। अगर आप इस सिचुएशन, इस इक्विलिब्रियम के लेवल को, जब MU इज इक्वल टू प्राइस पेड है, इस लेवल को जब आप डिस्टर्ब कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो देयर विल बी फॉल इन द यूटिलिटी। डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन विल लीड टू रिडक्शन इन द मैक्सिमम यूटिलिटी। तो दोनों ही करेक्ट है, और करेक्ट में क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन ठीक है, A एंड R करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 10th में अगेन हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में आइटम्स गिवन है सर्वाइवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर, थर्ड है ग्रोथ और फोर्थ है इनोवेशन। ठीक है, तो सर्वाइवल हमारा क्या है? इसको अगर हम मैच करेंगे तो क्या बनेगा? सर्वाइवल हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमें रिटर्न मिल रहा है, तो रिटर्न क्या है हमारा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच इज क्वांटिफिएबल। ग्रोथ क्या है? नेचुरल अर्ज, हम चाहते हैं खुद को ग्रो करना, इवॉल्व करना ओवर द टाइम, तो इट इज अ नेचुरल अर्ज। और जो इनोवेशन है दैट इज अ बिजनेस पर्पस, बिकॉज इनोवेशन विल लीड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो आपके बिजनेस में ये हेल्पफुल होने वाला है। तो सर्वाइवल क्या है हमारा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मैच कर लेते हैं। देखो फर्स्ट का क्या है? डी, सर्वाइवल इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। रिटर्न की बात करेंगे तो वो इकोनॉमिक है, ठीक है, ए है। ग्रोथ हमारा क्या है? नेचुरल अर्ज है। और इनोवेशन क्या है? बिजनेस पर्पस। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं। अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस एंड देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज। अगर एक कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस है, देन द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे? जॉइंट डिमांड कहेंगे, कॉम्पोजिट कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे, या ऑटोनोमस कहेंगे। देखो जॉइंट डिमांड क्या होती है? इट रेफर्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स व्हेन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड टू फुलफिल वन नीड, तो इट इज जॉइंट डिमांड। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट और ऑटोनोमस, वो एक ही है उनको, ठीक है, इनके डिफरेंट नेम है ये, पर एक ही बात है। ये क्या है? इट इज़ द डिमांड विच इज़ मेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक कमोडिटी जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक मिल्क, उस चीज़ की डिमांड को क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। क्योंकि अगर हम मिल्क की डिमांड कर रहे हैं तो इट मे बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर मेकिंग टी, फॉर मेकिंग चीज़, बटर, ठीक है, दही जमा सकते हैं, उससे खीर बना सकते हैं, तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो डिमांड फॉर द मिल्क इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। 12th इज मैच द आइटम्स। हमें मैच करना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे लिस्ट 1 में? इंडिफरेंस कर्व है, डिमांड कर्व है, परफेक्ट कंपटीशन है और प्राइस लीडरशिप है। अब देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, नो डाउट इट स्लोप्स डाउनवर्ड बट इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो फर्स्ट का क्या बनेगा? डी। डिमांड कर्व क्या है? स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट स्लोप्स डाउनवर्ड। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या होता है कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और उसी कर्व का नाम क्या होता है? डिमांड कर्व, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लास्ट रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? प्राइस लीडरशिप। ये मॉडल्स किस में दिए हुए हैं? ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए का डी आ रहा है, ठीक है, ए का हमारे पास डी है, फोर्थ आ गया ना ये। उसके बाद डिमांड कर्व क्या है? स्लोप्स डाउनवर्ड है। परफेक्ट कंपटीशन का बनेगा बी, और लीडरशिप का क्या बनेगा? ओलिगोपोली। नेक्स्ट इज प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस दे आर रिलेटेड। व्हेन ई इज 1 व्हाट इज एम आर? हमें क्या फाइंड आउट करना है? एम आर। देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो हमने पहले किया हुआ ये फॉर्मूला। बात हो रही है इलास्टिसिटी आपको दी हुई है, हमें निकालना क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। जो हमने इसका फॉर्मूला किया हुआ है वो क्या है?
where ED refers to elasticity of demand, A refers to average revenue and M refers to marginal revenue. इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम M को निकाल सकते हैं. क्या बनेगा वो? EDA माइनस EDM इज इक्वल टू A. हमें निकालना क्या है? M. तो हम M की फिगर्स को ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? ED, और ये हमारे पास क्या है? M है. अब ED इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या बनेगा? 1 माइनस 1, ये A है, नीचे क्या है? 1. 1 माइनस 1 इज 0. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0. 0 डिवाइड बाय 1 विल बी 0. तो जो आपके पास M आएगा वो क्या आएगा? 0. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? C. MR विल बी 0. उसके बाद क्या है? विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ कॉज एंड डिफेक्ट रिलेशनशिप? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, माइक्रो और मैक्रो. जो नॉर्मेटिव है वो क्या होती है? वो हमें नॉर्म्स बताती है दैट व्हाट शुड बी. ठीक है, क्या होना चाहिए. माइक्रो क्या है? ये वो ब्रांच है विच डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल, और मैक्रो वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की विच डील्स विद द एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो बचा क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है? ये एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी इकोनॉमिक्स है विच डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज assertion रीजनिंग है. assertion क्या है? want satisfying power of commodity is called its utility. absolutely correct. जो commodity की want satisfying power है उसको क्या कहा जाता है? utility. A is correct. सेकेंड है, रीजन की बात कर रहे हैं. यूटिलिटी मे नॉट हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, ठीक है, तो उसके लिए जो सिगरेट स्मोकिंग जो उसको बेनिफिट दे रही है वो अल्टीमेट है. ठीक है, ही इज गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम दैट सिगरेट. बट सिगरेट अपने आप में क्या है? मॉरल आइटम नहीं है. इट इज डिग्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. तो आपकी यूटिलिटी, आपकी पर्सनल यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोरालिटी. तो A एंड R बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर. उसके बाद है मैच द आइटम्स. ठीक है, मैचिंग करनी है हमें लिस्ट 1 की लिस्ट 2 के साथ. क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस वजह से होता है? प्राइस चेंज इफेक्ट की वजह से. जब भी प्राइस इज द रीजन फॉर चेंज इन डिमांड देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंड है डिक्रीज इन डिमांड. ये क्या है? नॉन प्राइस इफेक्ट, नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट. उसके बाद क्या है? इंक्रीज इन डिमांड. अब देखो डिमांड कब इंक्रीज हो रहा है? डिमांड कब शिफ्ट कर रहा है? राइट हैंड साइड. ठीक है, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग. और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व विल रिमेन द सेम, सिर्फ उसके ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है. डिमांड कर्व अपने आप में सेम रहेगा. डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या आएगा? प्राइस चेंज. हम देख सकते हैं A का क्या बनेगा? C. उसके बाद डिक्रीज का नॉन प्राइस है. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू शिफ्ट, और लास्ट में क्या है? एक्सपेंशन, जिसमें डिमांड का हमारा सेम रहेगा. तो ऑप्शन नंबर A. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड्स. सेकेंड स्टेज कहाँ पे एंड करती है? ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम खुद बना लेते हैं एक बारी. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने क्या दिखाना है? TU, MU और AU. ठीक है, दिस विल बी द टोटल यूटिलिटी कर्व. ये हमारे पास स्टेजेस हैं. ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है. ठीक है, MU की अगर हम बात करें तो MU जो है निकल के कहाँ जाएगा? ये MU है. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे AU की तो दिस विल बी द AU. वो कह रहे हैं सेकेंड स्टेज एंड्स. सेकेंड स्टेज एंड कहाँ हो रही है? जहां पे MU इज 0 एंड TU इज मैक्सिमम. तो पढ़ लेते हैं एक बारी. फर्स्ट क्या है? MU इज मैक्सिमम. नो. सेकेंड स्टेज में MU तो 0 है और मैक्सिमम क्या है? TU है. नेक्स्ट क्या है? बोथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट आर इक्वल. देखो
ये जो हमारे पास है ना, आपके पास प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो, एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सॉरी इट इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आई एम सॉरी इट इज प्रोडक्टिविटी। बात कर रहे हैं हम सेकेंड स्टेज के एंड होने की। अब देखो बी पॉइंट में कह रहे हैं कि जहाँ पे एमपी एपी इक्वल है, जहाँ पे एमपी इक्वल है ना, वो सेकेंड स्टेज के विद इन लाई कर रहा है। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेकेंड स्टेज एंड कहाँ पे हो रही है, तो बी विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक, सी की बात करते हैं। MP की जो है, MP of the variable input becomes 0 and AP is positive. AP is still positive in the second stage, but we can see where the second stage is ending, MP is 0. Correct answer will be the C. D पढ़ लेते हैं वैसे क्या है, MP of the input is negative. No, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया, नेगेटिव किस स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज में, तो करेक्ट आंसर विल बी C. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक एजम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, नॉट द बेसिक एजम्पशन, एजम्पशंस में आता क्या है, रैशनल कंज्यूमर, बिल्कुल ठीक है, यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि हम बात करें कार्डिनल नंबर्स की। थर्ड क्या है, डिमिनिशिंग MU ऑफ मनी, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि हम क्या मानते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। यूटिलिटी किसकी डिमिनिश हो रही है, गुड्स की डिमिनिश हो रही है, लेकिन जो मनी है जिनसे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं उनके मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। फोर्थ क्या है, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि गुड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उनकी जो यूटिलिटीज हैं आपस में डिपेंड नहीं करती है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो A, B, D और करेक्ट है, ठीक है। पर हम बात करें कौन सी assumption नहीं है, तो assumption कौन सी नहीं है, C. C will be the right answer for this question. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो इंडिफरेंस कर्व जो है नेगेटिवली स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल करता है। इट इज कन्वेक्स, यस कन्वेक्स। व्हाई इट इज कन्वेक्स, बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज देयर। सी क्या है, इंडिफरेंस कर्व नेसेसरली हैव टू बी पैरेलल, देखो दे नीड नॉट टू बी पैरेलल, उनको पैरेलल होने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो सी है। सी किसी भी तरह से इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सी में हम क्या बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स को, दो इंडिफरेंस कर्व्स को आपस में पैरेलल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो रेट जो है हर बार सेम होना जरूरी नहीं है, इसलिए उनको पैरेलल होना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक कैसा सब्जेक्ट है, इज अ सब्जेक्ट विच पढ़ते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, करेक्ट है एक तरह से, एक एंड तक करेक्ट है। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द एग्रीगेट लेवल। सी डील्स विद द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। और फोर्थ क्या है, स्टडीज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो क्या होता है, देखा जाए तो हर एक जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं करेक्ट है, लेकिन जो एब्सोल्युटली करेक्ट है वो कौन सा है, सी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स तो आ ही गया, इसमें हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ तो करना ही करना है, लेकिन साथ में हमें क्या यूज़ करना है, बिजनेस के भी कुछ टूल्स यूज़ करने हैं जो हमें हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कौन से इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इट विल बी कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्या है, मैचिंग करनी है आपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0, नेक्स्ट इज शटडाउन पॉइंट, स्लस्की थ्योरम, और नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कोड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो फर्स्ट क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0, यानी कि एक का प्राइस है और एक की डिमांड है, इनमें आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, कोई भी लिंक नहीं है, आंसर क्या आ रहा है, 0, मीन्स टू कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट, आपस में कोई रिश्ता और लिंक है ही नहीं। ए का क्या बनेगा, सेकंड। शटडाउन पॉइंट हम सबको पता ही है, वो पॉइंट है जहां पे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस एरिया पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट जो है इज हायर देन द प्राइस, बट प्राइस इज एबल टू मीट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्राइस कम हो जाएगा और एबीसी को भी नहीं मीटअप कर पाएगा, देन वी हैव टू शट डाउन द बिजनेस।
सी क्या है, स्लस्की थ्योरम। उन्होंने क्या में दिया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जैसे ही आप प्राइस को बढ़ाएंगे तो पीपल विल शिफ्ट टू द अदर गुड्स। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया था, स्लस्की ने। फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है जो हमें प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज के बारे में बताती है। तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। हम जब बात कर रहे हैं क्रॉस की तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ए शटडाउन पॉइंट में इसका बनेगा, द राइट आंसर विल बी डी। राइट आंसर विल बी डी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। शटडाउन पॉइंट प्राइस इज इक्वल टू एबीसी। स्लस्की थ्योरम में क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। उसके बाद है असर्शन और रीजनिंग आते हैं हमारे पास। देखो इसमें क्या है, डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन देखते हैं, दिस अप्लाइज ओनली टू गिवन गुड्स। ये इसका रीजन थोड़ा ना है, ये तो इसकी एक्सेप्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि असर्शन का रीजन जो है करेक्ट नहीं है। रीजन अपने आप में ठीक है, लेकिन वो इसका रीजन नहीं है, इस बात का रीजन नहीं है, वो लॉ ऑफ डिमांड का रीजन नहीं है, वो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। तो क्या बनेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बी। उसके बाद 23rd में, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन एक्स वाई एंड जी कमोडिटीज इन सच अ वे दैट ही अल्टीमेटली अटेन्स। देखो जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 3 गुड्स, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, द रेशो ऑफ यूटिलिटी एंड द प्राइस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द सेकेंड गुड। हम दोनों को इक्वेट करना है। तो हमारे पास 3 कमोडिटीज हैं, तो हमने कौन सा केस लेना है, 3 गुड्स का केस लेना है, जहां पे रेशो ऑफ MUX to PX is equal to the ratio of MUY and PY is again equal to the MUZ upon PZ, and this is equal to the combined marginal utility. combined marginal utility जो है किसके इक्वल आ जाएगी, MUX upon PX is equal to MUY upon PY। थर्ड क्या है, MUZ upon PZ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद है मैच द आइटम्स। अगेन मैचिंग करनी है आपने लिस्ट 1 की लिस्ट 2 के साथ। अब देखो लिस्ट 1 में क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर्स आर गिवन टू यू। मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है और ओलिगोपोली है। अब देखो मोनोपोली में हमें पता है मोनोपोली इज द प्राइस मेकर, ठीक है। मोनोपोली डिसाइड्स द प्राइस एट हिज ओन। In case of monopolistic competition, there are so many products in the market. The products are heterogeneous in nature. C क्या है, perfect competition। यहाँ पे जो firms है, they are the price taker and not the price maker. फोर्थ है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या रहता है, प्राइस रिजिडिटी, बिकॉज अगर आप प्राइस को चेंज कर रहे हो, there is no going to benefit you। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए का 2 बनेगा। ए का 2 है। बी का मोनोपोलिस्टिक क्या है हमारे पास, हेट्रोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन इज द प्राइस टेकर। और ओलिगोपोली में क्या आएगा, प्राइस रिजिडिटी। ऑप्शन नंबर ए। देन लास्ट इज assertion and reason is there. A perfectly competitive firm is not a price maker but is a price taker. करेक्ट है ये, ठीक है। जो भी फर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में, दे आर नॉट डिसाइडिंग द प्राइस, दे आर द प्राइस टेकर। इसका रीजन दिया हुआ है, द फर्म इज इंटरेस्टेड इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। देखो ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो इसके आंसर में क्या आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट, मतलब आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। इसका बनेगा डी, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे ना, परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है। डाउनवर्ड कर्व डिमांड का है, अपवर्ड कर्व किसका है, सप्लाई का। तो इनकी इंटरसेक्शन से हमारे पास प्राइस आ गया, एंड दिस प्राइस विल बी टेकन बाय द फर्म्स। ये इंडस्ट्री है और ये फर्म है, तो ये जो प्राइस है अडॉप्ट कर लिया है फर्म्स ने। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंस क्या है, द फर्म आर इंटरेस्टेड ओनली इन द क्वांटिटी।
ठीक है, they will focus only on the quantity to be produced and sold rather than deciding about the price. तो A and R both are correct, but R is not the correct reason for A, rather R is the outcome of this assertion. तो इसका correct क्या बनेगा? D. A is true but R is not the correct explanation of A. ठीक है, तो with this we have done some important questions. I hope I have made it clear to you. In case you feel any kind of doubt, you are free to call on the given number. Thank you.